हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th का बोर्ड का अभी जो पेपर हुआ है मार्च में, सोशल साइंस का यानी कि एसएसटी का, हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो बच्चों, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, आप लोग अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हो। और आगे आने वाले जो क्लासेस के बच्चे हैं, जो अभी भी क्लास 10th में आए हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। There are two statements marked as assertion A and reason R. Read both the statement and choose the correct option as your answer. तो सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो MCQ टाइप के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। तो देखते हैं। पहला असर्शन है, इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, और इसका रीज़न दिया गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, भिन्नताएं हैं, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को हमने ऑप्ट किया है। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ग्रुप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मेरे से वहाँ पर डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ पर, और काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ज़रूर ज्वाइन करिए। तो इसका आंसर है ए की असर्शन भी ठीक है और इसका रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कौन सी चीज़ नॉट ट्रू है। ये चीज़ आप लोगों को ये ध्यान देनी है कि ट्रू पूछा गया है कि नॉट ट्रू, यानी कि हमें गलत वाली चीज़ जो है ना वो बतानी है। तो देखो, इट डज़ नॉट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। तो ये बात गलत है। डेमोक्रेसी हमें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका देती है, क्योंकि 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, आप तो किसी और को भी ऑप्ट कर सकते हैं एज योर लीडर। तो इसलिए नॉट ट्रू हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सारे सही हैं कि भाई लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, और लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है ये। और आप लोगों को पता है, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, जो सेक्शन लास्ट वाला है, जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से अगर आप पेपर देखें ना, तो कई बार हमें ना ऑप्शन से ना आगे के क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे उसके आंसर में। नेक्स्ट देखते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की एवरेज मंथली इनकम बतानी है। तो देखो, कभी भी किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं टोटल से। तो यही मैंने किया है। तो कंट्री ए को लिया, इन सबको ऐड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 10060। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में कितनी पॉपुलेशन रहती है बेल्जियम की? 59%। एक और ये वाला भी जो है ना, दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो, ये यहाँ पर सेक्शन ई जो आता है ना, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस, यहाँ देखो, 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। आंसर दिख गया। तो बोर्ड में ना 2-3 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, आपको मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। और देखो, है ना। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया? ये रहा, ये वाला हम लोगों ने कर लिया था। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परचेज थ्रू मनी। पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते? आप स्वच्छ वातावरण और बीमारियों के खतरे से खुद को नहीं बचा सकते पैसे से। कोविड से क्या कोई बच पाया पैसा होने के बाद भी? नहीं। इन्फेक्शियस डिसीज से हम पूरी तरीके से नहीं बच पाते हैं। फुल प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलती हमें इन्फेक्शियस डिसीज से, क्योंकि वो तो हवा में होती है। और पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर भी हम लोगों को नहीं मिलता है पैसों से। तो फर्स्ट और सेकेंड। सेलेक्ट द गिवन डेटा। अब इसमें क्या करना है, आप लोगों को सिलेक्ट करना है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स कहाँ पर है? प्राइमरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड। तो प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। क्वेश्चन 7 है, ए इज़ अ वर्कर इन अ गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ जयपुर। ही गेट्स फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव। बस इतना ही पढ़ लो तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का होगा। तो आपको यहाँ पर ये भी पता लगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया। इंडिया में करेंसी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI इशू करती है।
Cargill Foods, a very large MNC, is the largest producer of edible oil in India. Which one of these countries does it belong to? तो कारगिल फूड्स कौन सी कंट्री की है? यूएसए की है ये कंपनी कारगिल फूड्स. In which of the following ways has information and communication technology stimulated the globalization process the most? तो access information instantly across countries. तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमें दुनिया के बारे में बहुत ही फटाफट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज द बेस ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम? ब्रेटन वुड सिस्टम का बेस क्या था? इकोनॉमिक सिस्टम. ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था? ब्रेटन वुड सिस्टम एक इकोनॉमिक सिस्टम था. ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज प्रिंटेड फर्स्ट बाय गुटेनबर्ग? तो गुटेनबर्ग ने देखो बाइबल प्रिंट करी थी. Which among the following led to peasant movement in Baldoli in 1928? तो वल्लभ भाई पटेल. ये वाला क्वेश्चन मैप में भी आ सकता है फ्यूचर में कि भाई बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था. या फिर 1928 का बारदोली आंदोलन किस जगह पर हुआ था? तो गुजरात में. मैप में भी आ सकता है. किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आ चुका है. ये सारे के सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अभी तक जितने भी आए हैं. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलेगोरी ऑफ फ्रांस? तो फीमेल एलेगोरी ऑफ फ्रांस क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? उसका नाम मैरियान है. सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी है वो. उसकी इमेज जो है वो कॉइन और स्टैम्प पे मिल जाती है, बट वो क्या नहीं करती है? नॉट ट्रू पूछा गया है. तो उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्ट नहीं लिया था, वो एक इमेज ही थी, जैसे कि हमारे देश में भारत माता. नेक्स्ट, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है. When was the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था. मेंशन द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. तो माइनिंग होती है वहाँ पे, खनन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज डिक्लेयर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में. तो सिन्हाला को डिक्लेयर किया था श्रीलंका में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल? तो देखो, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है, और करेंसी और रेलवे जो है वो स्टेट के पास है. ये हमें समझ में आता है कि भाई क्वाजी फेडरल ही है हम, बस इन वजह से. नॉट ट्रू इसमें से कौन सा है? तो जो मैंने येलो में मार्क किया है वो नॉट ट्रू है, मतलब वो गलत है. बाकी ये तीनों करेक्ट है. नॉट ट्रू में गलत वाला हम लोग टिक करते हैं आंसर. अब सेक्शन बी सी डी ये मैं थोड़ा बाद में करती हूँ क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स हैं. तो अब सबसे पहले हम लोग अब ई सेक्शन देखते हैं, फिर मैप देखेंगे और फिर उसके बाद बी सेक्शन करते हैं. तो देखो, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. ये जो आपका चैप्टर है ना पॉलिटिकल साइंस का, उसी से पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट उठाया गया है. तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं. एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. तो बेल्जियम में कौन कौन है? बेल्जियम में देखो डच लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं और जर्मन लोग वहाँ पर रहते हैं. एथनिक का क्या मतलब होता है? कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, उसको हम लोग एथनिक बोलते हैं. हाउ डिड द बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व देयर एथनिक प्रॉब्लम? उन्होंने एकोमोडेशन किया. नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन एज पर देयर ओन विल, मतलब सबको साथ लेकर के वहाँ पर चला गया और किसी एक कम्युनिटी पर दूसरी कम्युनिटी द्वारा कुछ थोपा नहीं गया. ऐसे वो सही से उनका देश चलने लगा. नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854. ये भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर में से लिया गया है. व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया? तो 1854 में. अभी देखा. नेम टू अर्ली नेशनलिस्ट नहीं, नेम टू अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया. तो देखो यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम नहीं दिए हैं, ये हमें खुद से करने हैं, बताने थे. द्वारकानाथ टैगोर और जमशेदजी टाटा. कंफ्यूज किया गया था, एक फिरंगी का नाम दिया गया था, तो हमें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्वेश्चन में पूछा गया था. नेक्स्ट है देखो, हाउ डिड मैनी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सर्वाइव डिस्पाइट टाइट इकोनॉमिक कंट्रोल इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत इकोनॉमिक कंट्रोल लगा रखा था, मगर फिर भी हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाए हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट? तो उन्होंने चाइना में जाकर के व्यापार करना स्टार्ट कर दिया जूनियर प्लेयर्स की तरह, और मद्रास के लोगों ने बर्मा में, मिडिल ईस्ट में व्यापार किया, और लोगों ने अपने छोटे छोटे और कारखाने खोल लिए. नेक्स्ट देखो, एक्सट्रैक्ट है.
ये आपका जो वाला चैप्टर है ना वाटर रिसोर्सेज, वहाँ से लिया गया है। मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग यूज इन इंडिया। तो देखो इंडिया में कुल्स गुल्स वेस्टर्न हिमालयाज में और रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डू पीपल ऑफ राजस्थान यूटिलाइज वाटर। तो देखो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज वेरी कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। तो कैसे करते हैं, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से वो वाटर को बचा करके रखते हैं। इरिगेशन में भी वाटर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी वो काम आता है। बेनिफिट्स बताने हैं दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, रिचार्जिंग एक्विफर्स और फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जैसे कि किसी साल बारिश कम पड़ी तो भाई रेन वाटर जो पिछले साल का बचाया हुआ था ना वो बहुत काम आता है। मैप स्किल्स में देखिए कौन कौन से हैं। प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो सॉल्ट लॉ तो डांडी में तोड़ा गया था। डांडी, और कहाँ पर है डांडी, गुजरात में है। प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। तो कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटमैप ऑफ इंडिया हमें ये लोकेट करना है टिहरी डैम उत्तराखंड में है। बोकारो कोल माइंस झारखंड में है। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महाराष्ट्र में है। टूटीकोरिन सी पोर्ट तमिलनाडु में है। तो ये हम लोगों ने मैपिंग देख ली। तो हमारे 3 सेक्शन हमने देख लिए। सेक्शन ए जिसमें एक नंबर के आते हैं, फिर सेक्शन ई जो पैराग्राफ बेस होता है, और मैपिंग वाला। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं सेक्शन बी और सी और डी। बी में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, सी में 3 वाले, और इसके बाद जो है वो 5-5 वाले आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने आंसर्स दिए हुए हैं सारे। हाउ वॉज इंडिया अफेक्टेड बाय ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एक्सप्लेन करना है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। वाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड टू यूज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। कम्युनलिज्म इज हार्मफुल फॉर नेशन, ये भी एक्सप्लेन करना है। सजेस्ट एनी 2 वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। अब इनके हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। चलिए मैं एक बार आपको सारे देखिए, सेक्शन सी के ये हैं क्वेश्चंस, और सेक्शन डी जो कि 5-5 नंबर का आता है वो ये है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक हो गया। अब हम इनके सबके आंसर्स देखते हैं। आंसर्स, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। मैंने क्योंकि पेपर पे तो लिखा नहीं जाता ना, तो मैंने अलग से आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं इसलिए। ग्रेट डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ्ड। तो ये इंडियाज़ ऐसे करके होगा। हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे इम्पोर्ट्स थे वो हाफ हो गए 1928 से लेकर के 1934 के बीच में। एज द इंटरनेशनल प्राइजेस क्रैश्ड, प्राइजेस इन इंडिया ऑल्सो प्लंज्ड बिटवीन 1928 से 1934, और वीट प्राइजेस इन इंडिया फेल बाय 50%। तो मतलब ग्रेट डिप्रेशन से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, व्यापार में बहुत घाटा हुआ था। क्वेश्चन 22 देखिए, वाई इज़ देयर अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। तो यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर है ना बाकी जा रहे जो फ्यूल्स होते हैं। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इन द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द कंट्री हैज़ मेड अस डिपेंडेंट ऑन फोसिल फ्यूल सच एज ऑयल, जैसे कोल, ऑयल, गैस, एंड इट मे लीड टू शॉर्टेजेस इन द सप्लाई ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में कोयला और गैस इसकी हमें कमी हो सकती है। इनके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बहुत बुरा असर पड़ता है। एवर इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फोसिल फ्यूल इज़ कॉजिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंट को भी हानि पहुंचा रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड ऑल्सो इको फ्रेंडली। तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं ना वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनलिज्म इज़ हार्मफुल फॉर द नेशन। तो ड्यू टू कम्युनलिज्म इंटरनल पीस ऑफ कंट्री इज थ्रेटेंड। कम्युनल फोर्सेज often indulge in promoting their religion and denouncing other religion। कम्युनलिज्म होता है कि एक धर्म को बहुत अधिक तवज्जो देना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना या कुछ ना समझना। दे टेंड टू इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ कम्युनलिज्म अमंग देयर को-रिलीजनिस्ट। कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन। तो कम्युनलिज्म से तो भैया देखो सबको नुकसान होता है, देश को और हर चीज़ को नुकसान होता है। क्वेश्चन 24 है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। तो वहाँ पे भाई देखो इरिगेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करो, सड़कें बनाओ, ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर एनकरेज करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। सेक्शन सी का जो आंसर्स हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज ऑन द वर्कर्स इन इंडिया।
तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हैज़ बैडली अफेक्टेड द वर्कर्स। इसने कंपनीज का तो फ़ायदा किया है फ्लेक्सिबिलिटी जो हुई है लेबर लॉज में, मगर लेबर का जो मज़दूर हैं उनका नुकसान हुआ है इससे। MNCs एम्प्लॉय देम ऑन टेम्परेरी बेसिस इन ऑर्डर टू कॉस्ट, मतलब परमानेंटली नहीं रखते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर रख देते हैं ताकि कंपनियों को फ़ायदा हो, तो कंपनियाँ ऐसा काम करती हैं। दे डू नॉट पे थ्रू आउट द ईयर, ड्यूरिंग पीक सीजन वर्कर्स आर मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड इन नाइट शिफ्ट, दे आर ऑल्सो नॉट गिवन फेयर वेजेस, दिस फोर्स देम टू लीड अ वेरी हार्ड एंड हाईली इनसिक्योर्ड लाइफ। इसकी वजह से देखो जब सीज़न होता है तब काम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करवाया जाता है और पैसा भी कम दिया जाता है, इससे उनकी लाइफ में, वर्कर्स की लाइफ में इनसिक्योरिटी बढ़ती है। क्वेश्चन 26 है, वाई इज़ रोड ट्रांसपोर्ट मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज एज कम्पेयर टू रेलवेज। रोड्स आर इम्पॉर्टेंट देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। दे प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स थ्रू हाईवेज, मोटरवेज एंड एयरवेज। भाई देखो रोड तो डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, एयरपोर्ट जाना है, कहीं भी जाना है आप रोड से ही तो जाते हो, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लिए। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है ये हमको बताना है। इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर ड्रामेटिक। Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign clothes burnt in huge bonfires. इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ हो गए थे, उनके प्राइस भी कम मतलब गिर गए थे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप ट्रेमेंडसली। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जो हम लोगों ने बाहर के सामान का बॉयकॉट किया था ना, उससे हमारे देश के जो व्यापारी थे उनको फ़ायदा हुआ था और अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ था। और वाले में देखो है, How was the Rowlatt Act opposed by the people of India? Explain with 3 examples. The Rowlatt Act of 1919 was opposed in the following manner. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway shops. Shops were closed down. It was in opposition to Rowlatt Act that the infamous Jallianwala Bagh massacre took place. तो ये सब किया गया था। रैलियाँ निकाली गई थी, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए थे, दुकानें बंद कर दी थी और रॉलेट एक्ट जो है से ये सब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, हाउ इज़ डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। एनालाइज। अकाउंटेबल होती है मतलब जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिव होती है यानी कि जो लोग कहते हैं ना करने को सरकार से, सरकार को करना पड़ता है वो काम। डेमोक्रेसी इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स बिकॉज in a democracy, people have right to choose their representatives and people will have control over them. Citizens have right to participate in decision making that affects them all. तो भाई देखो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ कर सकते हैं तो हम कंट्रोल भी रखते हैं। सिटीजन्स के पास डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। हम लोग अलग अपने वोट देते हैं, अपनी ओपिनियंस जो हैं ट्विटर के थ्रू भी दे सकते हैं, और जितने भी बिल्स वगैरह आते हैं ना गवर्नमेंट में पहले जो पार्लियामेंट में आते हैं वो हमारी ओपिनियन के लिए भी ओपन रहते हैं, हम उसमें भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो कई तरीके से जो है सरकार को हमारी सुननी पड़ती है। क्वेश्चन 29 है, हाउ आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो मैं आपको ना ये सब तो कहानी लिखी हुई है बट मैं आपको ऐसे बताती हूँ। खेत में ना वीट उगा, गेहूँ, ठीक है, फिर उसके बाद ना वो या तो आप ऐसे ही ख़रीद के ला सकते हो, घर में आटा गेहूँ पिसवाओ और फिर रोटी खा सकते हो, या फिर ये इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। सबसे पहले तो ये कहाँ था, प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि खेतों में था, वीट खेत में था। फिर ये इंडस्ट्रीज़ में गया, इंडस्ट्रीज़ में इस वीट से क्या क्या बना, बहुत सारी चीज़ें बनी। एग्ज़ाम्पल के लिए इससे ब्रेड बनी, बिस्किट बना, ये ठीक हो गया। फिर ये ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ये टर्शरी सेक्टर में कैसे पहुंचता है, आप ऐड देखते हैं ना, ऐड देखते हो, बिस्किट ले लो, ब्रेड ले लो, ये सब होता है ना, तो ये टर्शरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर में ये पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर देखिए, जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर ज़मीन में से निकला, फिर उसके बाद फैक्ट्री में सफाई हुई उसकी, फिर उसके बाद आयरन से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, वो टर्शरी सेक्टर बन करके बिकती जो हैं वो सारा टर्शरी सेक्टर में आ जाता है।
सेक्शन डी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस का है, मैंने थोड़े छोटे आंसर लिखे हुए हैं बट आप समझ जाइए, आपको थोड़े से इसे बड़े करके लिखने होंगे। हाउ क्रेडिट प्ले पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। क्रेडिट यानी कि उधार अच्छा रोल कब प्ले करता है, जब व्यापार बढ़ता है। मान लीजिए एक व्यापारी है, सपोज करो उसको ब्रेड की फैक्ट्री लगानी है। ब्रेड की फैक्ट्री मैंने माना कि 1 करोड़ की लग रही है, ठीक है। उसके पास जो है सिर्फ 10 लाख हैं, बट उसका प्लान अच्छा है कि वो बड़ा कर लेगा उस फैक्ट्री को। तो वो बैंक के पास जाएगा उधार लेने, बैंक से उधार मिल गया उसको, उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली और उसकी फैक्ट्री में प्रॉफिट होने लगा। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि भाई वो उधार जो उसने लिया है वो चुका भी देगा और उसका एक बिजनेस भी सेटअप हो गया। अब निगेटिव इम्पैक्ट, मैं एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेती हूँ कि भाई एक खेती करने वाला किसान है, उस किसान को अपनी फसल उगानी है, ठीक है, कि भाई मैं गेहूं की फसल उगाऊंगा और मेरे को प्रॉफिट होगा और मैं वापस कर दूंगा। बट गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश ज़्यादा पड़ गई, फसल सड़ गई। अब वो बैंक को पैसे नहीं वापस कर पा रहा है, तो उस पर क्या हो गया, वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट होता है क्रेडिट का। तो ये हो गया। अब यहाँ पर यही डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट होता है, और जो आपका बिजनेस है वो अच्छा चलता है, वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है देखो, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इन सबको आपको आगे एक्सप्लेन भी करना होता है और यही 5 फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 1980s के टाइम पर ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि प्राइम मिनिस्टर था प्रशिया का, उसने प्रोवोक किया 3 शॉर्ट डिसाइसिव वॉर्स, 3 वॉर्स लड़ी डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट, और जो छोटी छोटी जर्मन स्टेट्स थी ना उनको मिला लिया, और 1871 में ही यूनिफाइड जर्मनी इनटू नेशन स्टेट फॉर्मिंग अ जर्मन एम्पायर। तो ये प्रोसेस था शॉर्ट में, वैसे तो काफ़ी बड़ा है, इसका एक अलग ही वीडियो मैं बनाऊंगी, नया सेशन अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ तब। एक्सप्लेन 5 चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन से 5 चैलेंजेस फेस करती हैं, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मसल पावर, मनी पावर, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल डिस्प्यूट्स, ये सारे के सारे चैलेंजेस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती तो एवरी मेंबर ऑफ पार्टी डज नॉट हैव चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो बड़े बड़े नेता होते हैं वही सारे डिसीजन ले लिया करते हैं, सारे मेंबर से कंसल्ट नहीं किया जाता, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है मेंबर्स का, पावर जो है टॉप लीडर्स के पास ही रहती है। डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि जो लीडर है उनका बेटा ही आगे जा कर के फिर से लीडर बन जाता है, फैमिली में ही पूरी सत्ता घूमती रहती है, ये तो हमें दिखता ही है। मनी एंड मसल पावर, जिनके पास पैसा होता है इलेक्शन के टाइम पे पैसे बांटे जाते हैं पावर से, है ना, या फिर ज़बरदस्ती लोगों से वोट पड़वाना, खैर वो सब तो कम हो चुका है, बट स्टिल। मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स, मोस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेम फंडामेंटल एंड आइडियोलॉजिकल इशूज़, वोटर डू नॉट हैव अ मीनिंगफुल चॉइस। सारी पार्टीज एक जैसी होती हैं, सब कहते हैं कि भाई सारे वो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात आ जाती है, तो सारी पार्टीज़ एक जैसे, तो लोगों के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ज़्यादा रहती नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आए थे बोर्ड के एग्ज़ाम में, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इसको अच्छे से देखें, मैं तो कह रही हूँ मल्टीपल टाइम्स भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही हैं सबको। थैंक यू।